हो जानी चाहिए। तो हो गया हमारा हम कोई नहीं सकता। मेरे ख्याल पहुँच ही गई होगी आवाज़ तो आखिर तक। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है। डॉक्टर ने वैसे तो नॉर्मल बताया है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टेंशन है कि नहीं, एक देखो दवाई तो हम उसके लिए भी जो नॉर्मल होती है ना उसके लिए भी दवाई देते हैं, वो भी ठीक हो जाती है। जो नॉर्मल गांठ जिसको बोलते हैं ना वो भी दवाई से ठीक हो जाती है। और मैं वो जो भी येलो डिस्चार्ज का पूछा था, तो वो भी मतलब आफ्टर ये मोनोपॉज के बाद वो टेस्ट कराना जरूरी है? येलो या ब्राउनिश वाला जो आप कह रहे थे? हाँ, टेस्ट तो जरूर करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हो सकता है कोई पॉलिप हो सकता है यूट्रस के मुंह पे जख्म हो, ठीक है ना, इनकी वजह से आ रहा हो सकता है यूट्रस के अंदर कुछ हो। तो अल्ट्रासोनोग्राफी, कई चीज़ें ना अल्ट्रासाउंड पे मिस हो जाती हैं। जैसे जो मान लो सर्विक्स पे पॉलिप है ना, अगर तो वो अंदर से अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं फिर तो उनको दिख जाएगा। अगर पेट से अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो ये वाली जगह पे पहुंचते नहीं हैं, तो बहुत बार तो इतने बड़े बड़े पॉलिप्स भी मिस हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जो इंटरनल चेकअप करते हैं ना अपना इंस्ट्रूमेंट लगा के, आधा चेकअप तो हमारा उसी से हमें पता लग जाता है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ का ना बेसिकली हमारी लाइन में एक सिंगल वो नहीं है कि मेरे पास आप अल्ट्रासाउंड लेके आओ और आप कहो जी इसका डायग्नोसिस क्या है, ऐसे नहीं होता। पहले मैं आपकी हिस्ट्री लूँगी, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपकी फैमिली का भी देखूँगी एड्रेस करती हैं कि नहीं करती, फिर मैं आपको एग्जामिन करूँगी, फिर मैं आपके टेस्ट करवाऊँगी, फिर उन तीनों को मिला के मैं आपका अपना डायग्नोसिस बनाऊँगी। एक चीज़ के बेसिस पे मैं डायग्नोसिस नहीं बनाऊँगी। तो इसलिए सभी कुछ ज़रूरी है इकट्ठा। जैसे मेरे को 2-3 मंथ से पीरियड्स नहीं हुए, तो ये क्या नॉर्मल है या नहीं? नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब आपके हार्मोन्स गड़बड़ है। कितनी एज है आपकी? 44। तो 44 में हो सकता है आप पेरीमेनोपॉजल जा रहे हैं, पर हम इस एज में अभी इतनी जल्दी चाहेंगे नहीं आप जाओ, है ना। तो एक हम अल्ट्रासाउंड करवा के आपको देखना चाहेंगे, नहीं तो हार्मोन्स पे डालना चाहेंगे कुछ टाइम के लिए, जिससे कि आपको पीरियड्स होते रहें। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, जब अगर इतनी जल्दी मीनोपॉज आ जाएगा तो मीनोपॉज के जो साइड इफ़ेक्ट्स बोन्स पे और बॉडी पे हैं वो सारे रहेंगे। 47 एवरेज है, 44 इज स्लाइटली अर्ली, है ना। अगर किसी को 46 पे होता है हम वेट एंड वॉच करते रहेंगे, है ना। पर अगर किसी को 43, 44 है तो हम चाहेंगे 1-2 साल तो खींच ही लें। स्टार्टिंग हो गया था कि 2 मंथ्स या 3 मंथ्स 6 मंथ ऐसे हो गया। हाँ, तो मेरा 6 मंथ क्रॉस कर गया। ठीक है, अगर आप फिट फील कर रहे हो ठीक नहीं, पर आप विटामिन डी और कैल्शियम लेना शुरू कर दीजिए, थोड़ा अपना चेकअप करवाते रहिए। और थोड़ा ये बताना चाहूँगी कि देखो पुराने ज़माने में कि अगर आप लेडीज़ को याद करो कि जब औरतें 50 साल की हो जाती थी, उनकी जो ब्रेस्ट वगैरह बिल्कुल सैग लटकी लटकी सी हो जाती थी, और झुर्रियाँ पड़ना और ये सब पड़ना मतलब बड़ी जल्दी हो जाता था। पहले जब हम पढ़ते थे ना तो हम हिस्ट्री बोलते थे, तो हम बोलते थे 50 ईयर्स ओल्ड वुमन, ओल्ड बोलते थे उसको। तो आज की डेट में तो मुझे भी कोई ओल्ड नहीं बोलेगा तो मुझे लगेगा मुझे अभी से ओल्ड बोल दिया। Then I am 70 plus, but I will still not like to hear old from my तो इसलिए here comes exercise। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आप अपनी बॉडी को उसमें रखते हैं, मतलब आपकी मसल्स टोन अप होती है ना। सैग कब करता है? जब आपकी मसल्स लूज हो जाएंगी तभी भी बॉडी का कोई पोर्शन सैग करेगा। अब ये है वो जो लोग अपनी मसल्स बनाते हैं, अगर वो एक्सरसाइज करते हैं उनकी मसल्स टाइट रहती है तो ये लटका लटका नहीं रहेगा। ऐसे ही ब्रेस्ट का भी है, ऐसे ही पूरे पेट का भी है। इवन जो टमी है आपका भी लूज तो हो ही जाती है आफ्टर डिलीवरी, है ना। पर अगर आप उसको, जो लेडीज़ वर्कअप करती हैं, अब आप लोग तो यंगस्टर्स हो तो मैं तो यंगस्टर ही बोलूँगी आपको, तो आप लोग थोड़ा कॉन्शियस रहते हो, तो आपकी टमी में और आज की डेट की 60 की लेडी की और 80 की लेडी की टमी में बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि उसने कभी बॉदर ही नहीं किया अपनी बॉडी के बारे में। आप लोग स्टेज, आजकल फिर भी बच्चे कॉन्शियस हो गए हैं, ध्यान रखते हैं। जैसे मैम मोनोपॉज के टाइम पे वेट बढ़ने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें हमें एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल, है ना। काय के लिए जो अभी मैंने बताया 2-3 मंथ्स हो गए हैं। नॉर्मल पूरे पेट का करवा लीजिए। इस स्टेज में तो कभी पूरे पेट का पता लग जाता है। बस ठीक है, तो ठीक है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग मैंने आपको बताई थी, वो ठीक होनी चाहिए।
तो मैम उसमें क्या डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा या नहीं? देखो कभी कभार तो रूटीन में भी डॉक्टर को दिखाई लेना चाहिए। हाँ, नहीं डॉक्टर वर्षा जी से कहूँगी कि वो अपने दांतों से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हमें विचार व्यक्त करें हमारे दांतों विचार के लिए। व्यक्त करें। सबसे पहले हेलो एवरीवन, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब आए, क्योंकि अभी जो हमारी हीटिंग कंडीशंस बाहर की नेचर की तरफ से है वो थोड़ा सा है, बट हम सभी लोग उसको क्रॉस करते हुए आते हैं। आई एम डॉक्टर वर्षा शर्मा, एज शी एक्सप्लेन माई सेल्फ। मैं आप लोगों से एक्चुअली दांतों को लोग बहुत फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेते, जब उनको दर्द होता है तो वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। अगर आप लोगों को शायद इस बारे में पता हो कि हम 80% दांतों में जो प्रॉब्लम होती है वो हम खुद क्रिएट करते हैं। कैसे? फॉल्टी ब्रशिंग के थ्रू। बचपन से लेके हम लोग जब तक डेथ पीरियड होता है हम ब्रश करते हैं, बट हम ब्रश इतने गलत तरीके से करते हैं कि कुछ नहीं होता है, बट वो हमारे दांतों में हो जाता है। हमारे ब्रश को हम चूज़ कैसे करते हैं कि हम कोई भी ब्रश चूज़ कर लेते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होता है, बट ये नहीं पता होता कौन सा ब्रश करें, और वो उसके ब्रशेस इतने हार्ड होते हैं कि जो हमारे सॉफ्ट गम्स होते हैं, दांतों की जो ऊपर की लेयर होती है, हम उसको बिना सोचे समझे, क्योंकि हमें लगता है कि बस ब्रश करना है, क्योंकि ब्रश हमें करना है, तो हम कर लेते हैं। जबकि और बहुत से लोग बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं। बहुत से लोग क्या 90% केसेस में लगते हैं हार्ड ब्रश करते हैं, जबकि होता क्या है कि ब्रश को हमेशा लाइट करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ब्रश करने से दांत वाइट नहीं होते। दैट इज़ वेरी श्योर कि कभी हमारे पेस्ट से दांत वाइट नहीं होंगे। तो खूब दम लगा के या बहुत टाइम पीरियड लंबा करके करने का कोई यूटिलाइजेशन नहीं। 2 मिनट इज सफिशिएंट। ब्रश को सॉफ्ट ब्रशेस में ले, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, मगर हार्ड ब्रशेज नहीं। आप जब अपने ब्रश को यहाँ पे स्किन पे रखोगे तो आपको मालूम जाएगा वो कितना चुभ रहे हैं। जब आपके सॉफ्ट स्किन पे चुभेंगे तो हमारे गम्स पे कितना रोज का रोज वो रगड़ खा के कितना हार्म करते हैं हमारे मसूड़ों को, नो आइडिया। हमारे दांतों में यूजुअली क्या होता है, जब हमें पेन फील होता है तब हमें लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। बट अगर जब आप सुबह ब्रश करते हैं, एक बार अपना मुंह ओपन करके दे, कुछ ब्लैक सा कुछ दिखाई दे, कुछ दैट इज कॉल्ड कैविटी, तो आप उसको अगर शुरू की स्टेज में ही डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट ले लें तो इतना एक्सटेंड नहीं हो कि आपको सेंसिटिविटी हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, या फिर इतना पेन हो गया, स्वेलिंग हो गई, आपसे खाया नहीं जा रहा, वो स्टेज बहुत बात की स्टेज है। अगर इनिशियल स्टेज में इट इज़ प्रिवेंटेबल, शुरू में ही अगर आप इसको स्टॉप कर दें तो इट इज़ प्रिवेंटेबल। जैसे अभी लाइक वुमेंस की बात हो रही है, क्योंकि हम महिला प्रकोष्ठ से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुरू में एक मिथ था कि ब्रश नहीं करना, आप लोग ब्रश मत करो, प्रेगनेंसी के टाइम पे दांत टूट जाएंगे या वो हो जाएंगे। उसका एक रीज़न था क्योंकि हम लोग पहले दातुन यूज़ किया करते थे। ये बात तब से है अब तक, तो दातुन में हार्ड होता है, उसमें जोर लगता है, इस वजह से आप आज का जो हम लोग का टाइम है, जो हमारी फूड हैबिट्स है, हमारी लाइफस्टाइल है, लिविंग हैबिट्स है, ब्रश ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे टूथ लूज हो जाते हैं। आप ओरल हाइजीन नहीं होता, वो ज़्यादा हेड है। पर हाँ ये है कि आप कैसे ब्रश करो, क्योंकि उस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे दांतों में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मूव कर रहे हैं या हिल रहे हैं, तो वो तरीके होते हैं ब्रश करने के कि जिससे आप बचा सकते हैं। बट अगर आप बिल्कुल ब्रश नहीं करेंगे दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, शायद इस बात को नोटिस नहीं करते, अगर माँ के दांतों में पायरिया है, ब्लीडिंग गम्स है या कैविटी है, वो जो उसके बच्चे हैं आने वाला, जो अभी न्यू बॉर्न बेबी अभी हुआ ही नहीं है, आप उसको इनटेक करवा रहे हो, आप फूड इनटेक तो कर ही रहे हो, जो आप खा रहे हो वही चीज़ें बॉडी में बनती हैं, ब्लड से पूरे में सर्कुलेट होती हैं, आपके भी बच्चे के भी। कहते हैं ना छोटे बच्चा हुआ और कहते हैं पता नहीं इसके दांत में कीड़े इतनी जल्दी कैसे निकल जाते हैं, इसके दांत बिल्कुल टूट टूट के गिर रहे हैं, या फिर बहुत जल्दी इसको कैविटीज़ लग रही है, जबकि बच्चा 3 साल का है, बच्चा 4 साल का है, बच्चा और छोटा है। क्योंकि जब माँ ने अपने वो 9 मंथ के टाइम पे अपना जो फूड इनटेक किया या उस समय के उसमें ध्यान नहीं दिया, तो वो उसकी जेनेटिकली उसको वो ट्रांसफ़र कर दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उस समय ध्यान देना चाहिए। दूसरा मैं एक बताना चाहूँगी, हमारी ब्रशिंग टेक्निक, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन आज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी है जाने की। ब्रश करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हल्के हाथ से ब्रश करना चाहिए, हार्ड ब्रशिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपना ब्रश प्रॉपर तरीके से करें तो हम 80% अपनी चीज़ें रोक सकते हैं। हमारे दांतों में सेंसिटिविटी होती है, ठंडा गर्म लगता है या फिर पेन होता है, स्वेलिंग आती है, ये सारी, और अपने चेकअप 6 मंथ पे आप अपने प्लीज़ क्लिनिक पे जाके चेकअप करवाएं। देखिए
हम लोग अपने आँखों का ध्यान रखते हैं, हम अपने बॉडी का ध्यान रखते हैं, अपने हेयर्स का, हम ब्यूटी पार्लर्स पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं। आपके शायद इस बात का आपको रियलाइजेशन किसी भी इंसान को तब होता है जब उसको पहली बार दांत का दर्द होता है। वो इतना सिवियर होता है, हम जब से जन्म लेते हैं और तब से हम बिना हम फूड इनटेक के नहीं रह सकते, चाहे आप लिक्विड लो चाहे आप सॉलिड लो। तो अगर आप दांत नहीं होंगे तो आप कैसे लिव कैसे करोगे? दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जिस तरीके से हमारी स्किन इंपॉर्टेंट है, आइज़ इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट है, दांत भी उतने ही महत्वपूर्ण है। ये इसलिए हम ध्यान नहीं देते। पहले लोग दातून या फिर कुछ ऐसा यूज़, हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हेल्दी हुआ करता था, तो दांतों का इतना प्रॉब्लम आज हम लोग अगर मैं आपको अपना खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस बताऊं, अभी स्कूल में पिछले 2-3 सालों से कैंप्स हो रहे हैं, बच्चों में इतनी कैविटीज़, नंबर ऑफ कैविटीज़ इतनी ज़बरदस्त है जो हम लोगों ने पहले अपने टाइम पे कभी नहीं देखी। आई बीन प्रैक्टिसिंग लास्ट 15 ईयर्स। कैविटीज़ क्यों हैं? चलिए चिप्स खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं, ये खाते हैं, ये एक नॉर्मल सब बच्चों में शौक होता है, बट इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ही बिल्कुल चेंज है। तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के बच्चे मानते भी नहीं हैं, उनको जो खाना है वो पेरेंट्स का सुनते भी नहीं है। एक और मैं चीज़ शायद आपको करना मांगू, जैसे मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स में एक चीज़ अगर बच्चों में इनटेक करें, 8-9 साल तक के बच्चे जितना एक चीज़ को समझ जाते हैं या आप जितना उनको जोर लगा के समझा देते हो, वो उनकी लाइफस्टाइल आगे तक बन जाता है। बाद में कोई बच्चा नहीं सुनता। अगर आप घर में उनको थोड़े से डिसिप्लिन में ले आओ कि आप आए हो तो अपने आपको ड्रेस वहाँ रखना है, शूज़ नहीं, तो मम्मियाँ इतना परेशान हो जाती हैं। पहले ही उनका पूरे दिन का घर का काम होता है और फिर बच्चों का और होता है। उनको थोड़ा सा अगर आप डिसिप्लिन में ले आएँ कि आप अपनी चीज़ों को अपनी जगह रखोगे, ये रखोगे, तो वो उस डिसिप्लिन में आ जाते हैं। आपको रात को ब्रश करना ही है, सुबह ब्रश करना ही है, ये चीज़ हैबिट्स है। क्योंकि देखिए, ये आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। ये हैबिट्स अगर आप करते हो तो ये अपने ही करते हो। किसी को कोई क्वेरीज हो नाक के लिए तो बताइए, कोई कुछ पूछना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ टेल, आस्क एनीथिंग। ओके, अचानक रात में दर्द हो जाता है तो उस समय हमें कौन सी दवाई अपने पास रखना चाहिए? अगर स्टोर में नहीं खुला है, डॉक्टर वर्षा का फोन नंबर अगर आपके पास मेडिसिन भी ना हो, आप थोड़ा सा गुनगुना पानी करिए, उसमें नमक डालिए और कुल्ला कर लीजिए, आपको इंस्टेंट बहुत अच्छा रिलीफ आ जाएगा विदिन 5 मिनट। और उसके बाद आप कोई भी पेन किलर लाइक बेसिक पेन किलर्स अगर हो उनको ले सकते हैं, बट नमक के पानी से कुल्ला रात के टाइम पे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ आ जाएगा कि मॉर्निंग तक कोई भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, नमक के पानी से कुल्ला इज़ द बेस्ट, मैजिक होता है, इट इज़ अ मैजिक। दांतों के लिए ये नमक के पानी के कुल्ले मैजिक का काम करते हैं। यस, गागल मतलब गले, मुंह में आप करेंगे रिंसेस। हाँ, जस्ट राइट, वो होता है। देखिए, जब तक अगर आपके पास मेडिसिन नहीं है तो आप नमक के पानी से कुल्ले करिए घर में, वो बेस्ट है। बाकी तो ट्रीटमेंट के बाद है। और मैं ये कहना चाहूँगी, जब आपको कैविटी, खाना फंसता हो, मुंह में स्मेल आ रही हो बैड ब्रीथ, क्योंकि देखिए बैड ब्रीथ 80% केसेस में होता है कि आपके मुंह में खाना फंसा हुआ है, वो सड़ता है, स्मेल तब आती है। तो अपना जहाँ अगर लगे कि खाना कुछ फंस रहा है तो चेकअप करवाइए कि कहीं कोई कैविटी तो नहीं है, कुछ फंस तो नहीं रहा, या हमारा ब्रशिंग गलत तरीके से कि हम फ्लॉस नहीं कर रहे, हम प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे, इस वजह से भी खाने का प्रॉब्लम है। और पहले जमाने में हम लोग खाना खाते थे, एक प्रथा होती थी, खाना खाने के बाद उठ के वॉश बेसिन में जाके कुल्ला करना है Yes. और हाथ धोना है। वो खत्म हो गई है। कुल्ला करने से डॉक्टर बताएगी कि सब कुछ जैसे ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं तो ये बोलती हूँ कि बच्चे होते हैं कहीं कैंडीज या चॉकलेट्स खाते हैं, अगर या स्कूल में है, आप उनको ये बोलो अगर वो कुल्ला करने जैसे मुंह में पानी ले और पी जाए। अगर आपके मुंह में कोई भी इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ, आप फ्रिज से अपनी दाल सब्जी 7-8 घंटे बाहर निकाल के रख दीजिए, वो सड़ जाता है। सेम, आपने रात को खाना खाया, आप बिना ब्रश के सो गए, वो मुंह में खाना सड़ा हुआ खाना आपके दांतों को सड़ाता है। दैट मेक्स कैविटी। जो कैविटी बनती है वो उसका बेसिक रीज़न यही होता है। दिन में भी आप, क्योंकि क्या होता है, हमारा सलाइवेशन मुंह में इतना अच्छा खासा होता है कि जो हम खाते हैं उसका रिंसेस चलता रहता है, पूरे दिन में हमारा क्लीनिंग होता रहता है, दिन कोई मैटर नहीं करता। वो रात का जो 7-8 घंटे का पीरियड होता है, उस समय आपको अच्छे से कुल्ला करके या ब्रश करके सोना ही चाहिए।
दैट इज़ द मेन, एक बेसिक कारण होता है हमारे मुंह में कोई भी डिजीज़ के क्रिएट होने का या बढ़ने का। और ब्रशिंग हमारे विदाउट फ्लॉस के नहीं होती। 80% हम ब्रश से साफ करते हैं, 20% क्लीनिंग जो दांतों के बीच का स्पेस होता है फ्लॉस होता है। आप अपने गूगल पे चाहे यूट्यूब पे देखिए, वो आपको फ्लॉस करने का बेसिक तरीका समझ में नहीं आया इनकेस आप नहीं, मगर ये ज़रूर इस तरीके से करना चाहिए और दांतों को बहुत प्रॉपरली लेना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से देखिए, अगर किसी को ठंडा गर्म लग रहा है ना तो वो चाय पी पाएगा ना वो पानी पी पाएगा। बिना चाय पीने के हम एक दिन भी अपना क्रॉस नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें हैं। और एक और चीज़ मैं अपने प्रैक्टिस में देखती हूँ, जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर ने किसी को प्रिस्क्राइब किया कि आप कोई भी सेंसिटिव पेस्ट यूज़ करें, बाद में वो पेस्ट उस पर्सन का हमेशा का पेस्ट हो जाता है। कोई भी मेडिकेटेड पेस्ट जब तक रिक्वायर्ड हो, 3 मंथ्स मैक्स टाइम होता है किसी भी कारण को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद आप अपने नॉर्मल पेस्ट पे आ जाइए, जो एक रूटीन हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है। कोई भी दवाई, आप कोई भी केमिकल आप अपने शरीर पे यूज़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर उसकी ज़रूरत नहीं है शरीर में तो आपको वो करने का कोई मतलब नहीं है। आपको स्टॉप करके अपने नॉर्मल अपने रूटीन उस पे आइए। ये नहीं कि आप कोई भी सेंसिटिव वाला पेस्ट, हर चीज़ कम होती रहती है। एनामल भी लाइफ के साथ कम होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि उससे आपको नुकसान ही हो या उससे आपको ठंडा गर्म ही लगे या करे। क्रिएट हम तब करें जब उसकी ज़रूरत हो। देखिए, गॉड ने हम सबको क्रिएट एक बहुत अच्छे तरीके से किया है। जब जो चीज़ की ज़रूरत है वो तब होगी, उसके बाद जो चीज़ की ज़रूरत नहीं वो अपने आप डिटोरिएट होती चली जाएगी। एनामल जाता ही है। 60-70s में किसी के माउथ में एनामल उतने पॉइंट पे नहीं होता जितना एक बच्चे, 5 साल के बच्चे के एनामल होता है। हमारा पॉइंट ये है कि हम एनामल को इसलिए वापस ला रहे हैं कि हमारी सेंसिटिविटी ना हो। दैट इज़ द रीज़न। ब्रोकन टूथ एक अलग बात है कि आपका दांत टूट गया तो हम आपको उसको एक सेव करने के लिए उस पर कैप लगा रहे हैं, क्राउन लगा रहे हैं। इनामल को क्रिएट हम करते हैं एक सिचुएशन पे। अदरवाइज आजकल इतने डेडली बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो इनामल को रिप्लेस कर देते हैं, हमें उसको वापस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैम कौन सा पेस्ट करना चाहिए? देखिए, ये तो पीछे वाले लोग बताएंगे कि उनके पास आवाज़ आ रही है कि नहीं। ओके, पेस्ट नॉर्मली हम लोग जो रूटीन हमारा पेस्ट होता है, पेस्ट इज़ लाइक अ सर्फ, इट इज़ लाइक अ सर्फ। हमारा पेस्ट हमारे दांतों में कुछ इनटेक नहीं करता, वो सिर्फ हमारे दांतों को क्लीन करता है। कैल्शियम आपके दही दूध जो आपकी डाइट होती है उससे आप लीजिए, वो आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। और पेस्ट करने से सिर्फ दांतों की क्लीनिंग होती है। अच्छा, सफाई में एक स्केलिंग और ब्लीचिंग में फ़र्क आता है। अगर आपके शेड थोड़े येलोइश आपके रूटीन हैबिट्स की वजह से हो गए हैं तो उसके लिए ब्लीचिंग साइकिल पे जाइए, और अदरवाइज क्लीनिंग साइकिल पे जो स्टेन्स होते हैं, स्मोकिंग स्टेन्स होते हैं, कोई पान गुटखा मसाला खाता है उसके स्टेन्स होते हैं, वो क्लीनिंग में कम होते हैं। बट शेड अगर आपको कर रहा है तो वो ब्लीचिंग साइकिल होती है। और दांतों की हेल्थ वुमेन्स के लिए खासकर, या फिर बच्चों के लिए मैं बोलूँगी कि क्योंकि उनका लाइफ का सर्कमस्टांसेस बहुत अलग अलग होते हैं, उनका बिजी शेड्यूल होता है, तो वो बिल्कुल अपने पे ध्यान बिल्कुल नहीं देती। और जैसे पायरिया हुआ, ब्लीडिंग गम्स हुआ है, बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि इनके हार्मोनल चेंजेस भी होंगे, शुगर इंटेक भी उनका होता है, बच्चों के चिप्स या फिर उनकी हैबिट इंटेक्स होता है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत कॉशियसली ध्यान देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। ठंडा गर्म लगता है या कुछ मीठा खाते हैं तो उससे वो होता है झंझनाहट सी। हाँ जी। उसके लिए क्या करें? देखिए, होम रेमेडीज़ तो बहुत सारी हैं, बट अगर आपको झंझनाहट हो रही है या हाँ, हम सेंसिटिव पेस्ट आते हैं, माउथ वॉशेस अवेलेबल हैं, पहले हम उनसे ट्रीट करते हैं। अगर उसके बाद नहीं होता है तो फिर हमारे वो डेंटल चेयर पे जो हमारे ट्रीटमेंट्स होते हैं फिर हम उनको स्टार्ट करते हैं। बट इनिशियली फ्यू वीक्स हम लोग पेस्ट या माउथ वॉशेस से रिकमेंड करते हैं कि अगर उसी से चीज़ें स्टॉप हो जाती है तो बहुत अच्छा है। हम ज़्यादातर झंझनाहट और सेंसिटिविटी का कारण हमारी हार्ड ब्रशिंग होता है। जैसे कि मैंने बताया, 80% रीज़न इज़ फॉल्टी ब्रशिंग। हम अपने दांतों को खुद ही खराब करते हैं, दैट इज़ द मेन बेसिक रीज़न। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। बैड ब्रीथ है, किसी की बैड ब्रीथ आ रही है तो उसे च्युइंगम खा ली, इलायची खा ली, बट उसके कारण को ख़त्म करना चाहिए। स्केलिंग, दांतों की सफाई हर 6 मंथ से 8 मंथ पे करवानी चाहिए। मैं अपनी फैमिली की दांतों की सफाई हर 6-8 महीने में सबको क्लीनिंग करवाती हूँ। एक बहुत पुराना मिथ है कि दांत सफाई करने से दांत हिल जाते हैं या हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पुराने ज़माने में हैंड स्केलिंग हुआ करता था, इंस्ट्रूमेंट से हम हाथों से किया करते थे। अब जो मशीन्स हैं उनका फेदर टच होता है। फेदर टच मतलब उसका जो प्रेशर है वो एक बर्ड्स के पर का होता है, वो होता है, और वो वही काम करता है जहाँ ज़रूरत होती है। तो क्लीनिंग इज़ मस्ट, ज़रूर क्लीनिंग करना चाहिए।
आप खुद अपना देख के कर सकते हैं कि कैसे क्लीनिंग होनी चाहिए। डॉक्टर वर्षा के बारे में एक बात और बता देते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको कैंप बीच में लगाती हैं। अगर किसी भी जगह आपको लगता है कि आप वहाँ पर कोई कैंप लगवाना चाहते हैं तो प्लीज मैम से कंसल्ट कीजिएगा। बिल्कुल, क्योंकि मैम के लिए भी एक, मंजुला मैम को तो खैर मैं बहुत सालों से जानती हूँ, मेरे बच्चे भी मैम के हाथों से ही है। मैम फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, जो नीडेड लोग हैं उनको एडवाइस देती है। तो आपको कभी भी, आप लोगों को कभी भी मुझे लगता है जैसे होता है कि हमें कभी भी जरूरत होती है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग आइएगा। और आज आप सब यहाँ आए तो वो भी बहुत अच्छा है। हमें लगता है वर्षा मैं प्रॉमिस, सब लोग प्रॉमिस करें रात को 2 मिनट का टाइम निकाल के सब नाइट ब्रशिंग आज से शुरू करेंगे, पक्का पक्का प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सब लोग रात को आज से नाइट ब्रशिंग करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। ओके, वर्षा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज के कार्यक्रम में मेरा जो अल्प ज्ञान है वो मातृशक्ति के संबंध में उनको मैं एड्रेस कर रहा हूं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। दूसरा एक त्रुटि है, मैं तो उसे त्रुटि मानता हूं कि पिछले वर्ष 11, 12, 13 मार्च में कार्यक्रम एक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हुआ और उसमें मेरठ के जनमानस का बहुत बड़ा सहयोग था। हमारे विनोद भारती जी का बहुत बड़ा उसमें सहयोग था, कहेंगे नहीं लेकिन हमें पता है कैसा सहयोग। और तभी हमने एक भगवान धन्वंतरी जैसे हल्की सी शपथ ली थी कि प्रभु इस कार्यक्रम को सफल कराएं और मैं डॉक्टर की जगह वैद्य अपने आप को लिखूंगा, जो मूल रूप से मैं हूं। कार्यक्रम बहुत सफल हुआ, अद्भुत हुआ, जिसमें यूजी पीजी के 1200 से 1300 1400 स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ प्रेजेंट रहे। 12 14 पेपर वहाँ प्रेजेंटेशन हुए। तो मैं निवेदन करूँगा कि यहाँ मुझे वैद्य के रूप में ही मेरी बात सुनी जाए। आयुर्वेद का जब हम चर्चा करते हैं तो आयुर्वेद का जो अगर हम परिभाषित करें उसे आयु का वेद, कि जो आयु के बारे में हमें कैसे स्वस्थ रहें, कैसे दीर्घायु हों। और हमारे यहाँ जो हमारे ऋषि मुनियों ने कल्पना की है और जो पहले आशीर्वाद भी मिलता था जब पैर छूते थे, शतायु 100 साल जीव, तो इससे कल्पना कि हम स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, और रोगों की तो हमने कल्पना ही नहीं की है। और छोटे छोटे जो हमारी बातें हैं आज भी, अभी जैसे मैडम बता रही थी और डॉक्टर मंजुला जी ने उस बात को जोड़ा, मैं उनसे कह भी रहा था, मैंने कहा मेरा एक पॉइंट जो है आपने पहले शेयर कर लिया। देखिए ब्रूशिंग का उसका हमें जो भी अच्छी चीज है जहां से मॉडर्न से मिल रही है, कहीं से भी मिल रहा है, ज्ञान जो है वो सभी जगह अद्भुत है, उसको हम क्रिटिसाइज ना करें और अपने में जो हमें उससे लाभ मिलता है उसको ग्रहण कर लें। हम तो एक जब कक्षा 7 और 8 में थे तो एक निबंध आता था और आज के समय में वो बहुत ज्यादा चिरतार्थ हो रहा है। विज्ञान के परिणाम, लाभ और हानि। आज विज्ञान बहुत अच्छा, लेकिन अति जो हो रही है उसकी वो नुकसान में ज्यादा।
आपने देखा होगा, मैं इस चीज को कुछ एनालिसिस भी करता हूं। जो हमारे राजनेता होते हैं वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल, आज का जो मेरा यहां छोटा सा अल्प जो मेरा चर्चा है वो लाइफ स्टाइल के ऊपर है। हम जितना एसी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, रेडिएशन निकलती है उसमें से, उतना ही हम ज्यादा अपने आप को बीमार करेंगे। त्वचा रोग से भी पीड़ित हो जाते हैं, कैंसर भी कहीं ना कहीं असर करता है, और बहुत सारी चीजें करना चाहिए हमें, लेकिन बहुत अधिक नहीं। ऐसे ही हम ये जो मोबाइल जी है इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करें। आज नई जनरेशन 12 साल 15 साल के बच्चे के, 8 साल के बच्चे के आंखों पे चश्मा लग रहा है। हमारी जो मेरुदंड है, जिसे हम स्पाइन बोलते हैं, पूरा जो मेरुदंड है, जो सर्वाइकल आजकल आम परेशानी है, वो सब क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है। बच्चे जो जॉब करते हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे ज्यादा ही। अब ऐसा तो नहीं है जॉब नहीं करें, वो क्यों नहीं करें जॉब, तो लेकिन अति हर चीज। अभी एक आया था मेडिकल टाइम्स में ही वो समाचार कि एक लड़की यंग एज में, रूस का या अमेरिका का कहीं का वृतांत था, वो रात को लाइट ऑफ किया उसने और मोबाइल 1-1, 2-2 घंटे चलाती थी, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। और दुनिया भर की रिसर्च हुई, लास्ट में ये जाके पता चला कि ये कारण रात को अंधेरे में मोबाइल चलाना था। अभी जैसे कि अधिक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि शुरू से हमारे यहां शास्त्रों में भी वर्णन है, जल ही जीवन है। और इस समय जो सन स्ट्रोक हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, शरीर से पसीने के रूप में पानी कम हो रहा है, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी। आपने देखा होगा कि पहले पानी से लोग बहुत कम बीमार होते थे। आज हमारे यहाँ पहली प्रायोरिटी होती है बिस्लरी। घड़े के पानी से कोई बीमार नहीं होता था, कुएं के पानी से कोई बीमार नहीं होता था। और जो पानी को पीने का सोर्सेज है वो हमारा बहुत ही गलत हो रहा है। मैं कोट कर रहा हूं उस महर्षि को जो 5000 वर्ष पहले ये बात कह के गए हैं, महर्षि वाग्भट। उन्होंने साफ लिखा कि जितना उसका डेप्थ, जितनी उसकी चौड़ाई पानी के बर्तन की अधिक होगी, नीचे उसकी गोलाई में चौड़ाई कम होगी, उतना ही वो ज्यादा खतरनाक। आप देखिए पहले घर में लोटे होते थे, लोटे से हम पानी पीते थे, आज हम गिलास से पानी पीते हैं, बहुत नुकसानदायक। हम घर में कम से कम, बाहर तो नहीं, ये छोटी छोटी चीजें जिससे हम अपने आप को, जो हमारी पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका हम बहुत कुछ ठीक रख सकते हैं। और आप करिए 1 हफ्ते प्रैक्टिकल, अगर ना उससे आराम मिले तो देखिए कि सुबह हम उठते हैं, हमें किसी को दिखाना थोड़ी है, हम एक लोटा ले लें, लोटे में पानी पीना है, 1 लोटा पानी पिए, लेकिन ओक से पिए, कजली बनाकर उससे पानी पिए। पहले प्याऊ होते थे, गिलास नहीं रखे थे, प्याऊ से पिलाते थे। हमारे गुणधर्म कि चिकित्सक को कैसा होना चाहिए, महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में श्लोक संख्या 25, 44 और 45 में
अब से 5,000 6,000 वर्ष पहले ये कहा कि रोगी के साथ चिकित्सक का व्यवहार अपनी संतान की तरह होना चाहिए। आज कौन कर रहा है? मैं ऑफ द रिकॉर्ड कर रहा हूं इस बात। डॉक्टर मंजुला लगनपाल जी जैसे तो बहुत कम रह गए अब। और डॉक्टर साहब कितनी नेचर के नजदीक रहती होंगी, मैं आज इन्हीं कोट कर रहा हूं। मैंने 40-42 साल पहले भी इनको ऐसे ही देखा था, आज भी अपने आप को, शरीर को ऐसे ही रखते हैं। मेजर साहब को पहले भी हम ऐसे ही देखते थे, आज भी है। तो जितना विनोद जी को पहले भी ऐसे ही देखते थे, आज भी। तो हम जितना नजदीक हम नेचर के रहेंगे उतना अच्छा है। चिकित्सक के लिए वहां यही बात जो मैं आपसे बता रहा था, मैंने अपने क्लिनिक पे अपने लिए कि ईश्वर हमें सद्बुद्धि दिए रखे, मैंने अपनी चेयर के पास ही लगा रखा वो मैं शिष्य का श्लोक, मैं और उसमें साफ लिखा हुआ कि संतान, रोगी जो है जब हमारे पास आता है तो वो तनाव में होता है क्योंकि रोग से ग्रसित है, अपने परिवारजनों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वो सब कुछ हमें सौंप रहा है। एक चिकित्सक को उसने इतना विश्वास किया कि वो सब कुछ उसको सौंप दिया। तो हमें भी वहां ये कहा गया है कि उसे, उस रोगी के साथ हमें संतान का व्यवहार करना चाहिए कि जैसे हम, मेरे बच्चे को भी कुछ हो जाए एकदम भागा दौड़ी कर देंगे, तो वो रोगी जो है वो भी हमारी संतान की तरह हमें। और मैं एक बात इसमें और ऐड करता हूं, ये मेरी अपनी पर्सनल वो है, संतान तो पैसे भी नहीं देती, रोगी तो हमें पैसे भी देता है, तो हमें तो और उसके साथ आउट ऑफ वे जाके बात करना चाहिए, ज्यादा अच्छा करना चाहिए। तो ऐसी चीजें, आज 3 चीज हमारे लिए सबसे भयंकर हैं, और तीनों चीज ऐसी हैं कि जिनसे कोई भी नहीं बच सकता, मैं भी नहीं बच रहा, लेकिन हम उनको कैसे कम मात्रा में, कैसे उसको दूसरे रूप में हम इस्तेमाल करें। और तीनों चीज जो है उनका जो रंग है वो वाइट है, सफेद रंग है। आलू, चीनी और गेहूं। गेहूं जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गेहूं में मैं नहीं कहता कि भाई हमारे जिसके जितने सोर्सेज हैं, लेकिन 2 सोर्सेज तो ऐसे हैं जो हम मध्यम वर्ग भी और जो बिल्कुल जमीनी स्तर वाला है वो भी उसको इस्तेमाल, कि हम गेहूं में जौ 1 मुट्ठी और 1 मुट्ठी चना ये मिला लें, उसका जो दोष है वो बहुत कुछ शांत हो जाए। मेरे से डॉक्टर साहब पिताजी मेरे ये वृतांत सुनाते थे, और पुराने जो लोग हैं उनको ये थोड़ा थोड़ा ध्यान भी आएगा। हम लोग इंतजार करते थे, वो बताते थे कि जब इंतजार करते थे कि कोई मेहमान आएगा, घर पे कोई अतिथि आएगा तो हमें गेहूं की चीजें खाने को मिलेंगी, और नहीं तो जौ मटरा चलता था। और सीधा साधा एक सिद्धांत था कि मोटा खाओ और मोटा पहनो। आज वो सब दिन, रोटी बिल्कुल वाइट होनी चाहिए, क्या उसमें पता नहीं क्या क्या मिला हुआ। होटल पे ही हमें खाना खाना है, सब्जी निम्न से निम्न ग्रेड की होगी। कभी कभी जाना चाहिए लेकिन बचना चाहिए। लाइफ स्टाइल जितनी हमारी ठीक होगी उतना ही डॉक्टरों से दूरी बनी रहेगी और स्वस्थ रहेंगे। अब जैसे दांतों की बात थी, दांतों का, कि पहले हमसे कहते थे, हमारे माता पिता कहते थे, मैं आज भी याद है कि कुल्ला कर लिया नहीं, आज ही कर दिया। दोपहर में भी कहते थे जब भी कुछ खाते थे, और उसके साथ एक चीज और जोड़ते थे कि रसोई में प्रवेश वर्जित था बिना हाथ पैर धोए। पहले बड़े बुजुर्ग जब घर जाते थे तो अपने कपड़े, जो ऊपर के कपड़े थे, उनको उतार के चेंज करके तब फिर भोजन करते थे। हमारे यहां एक एक चीज का महत्व है। महिलाएं जो गहने पहनती हैं, इनका सबका जो है साइंटिफिक रीजन है, सबका। लौंग क्यों पहनी जाती है, कान में बाली क्यों पहनते हैं, तगड़ी क्यों पहनी जाती थी,
और आज सब चीजें, जनेऊ क्यों पहनते थे? जनेऊ को जनेऊ पहनने की पंडित जी हैं, चंदन लगाते थे पंडित जी लगा नहीं। चंदन का क्या गुण है? शीतलता प्रदान करना। मस्तक भी लगाते थे, वक्ष पर भी लगाते थे। तो जितना हम नेचर के नजदीक रहेंगे उतना ही ठीक ठाक रहेंगे। और आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बढ़ रही है, बहुत बड़ी समस्या, ओबेसिटी। और ओबेसिटी की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा आहार विहार बिल्कुल खत्म। 12 बजे पहले कहते थे निशाचर, निशा में जो चल रहे हैं वो निशाचर, जो राक्षस। आजकल हमारे खाने का कोई टाइम नहीं। 11 बजे 12 बजे खाना खा रहे हैं, मोबाइल जरूर चलना चाहिए। मैं अपने छोटे बेटे को भी धमका रहा था, मैं तो शर्म नहीं आती, खाना खा ले ऐसे मोबाइल को चला ले। तो जहां हम बच सकते, और देखिए एक बड़ा वो है, हमें तो खैर सभी लोगों को, डॉक्टर साहब भी उसमें शामिल हैं, विनोद जी भी शामिल हैं, गोयल मैडम भी शामिल हैं, कि माता पिता के सामने तो बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी, आंख दिखा दी तो वही बहुत था। मैं ये कहता हूं कि उसको तो नहीं हमें, लेकिन कम से कम इतना भी हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। कोई बात नहीं, मंगवा ले, पिज्जा मंगवा ले, चाउमीन मंगवा ले, बर्गर मंगवा ले, उसने टिक टिक किया, ऑर्डर आ गया जोमेटो से, फलाने से, ढिंका। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं भाई, लेकिन अपनी बात में दूसरे पे क्यों ला दूंगा? मैंने तो आज तक कोई जंक फूड फास्ट फूड खाया नहीं, मुझे पता ही नहीं कैसे बर्गर खाया जाता है, कैसे चाउमीन होती है, क्या टेस्ट हो। खीर का टेस्ट जो पता है, बढ़िया वाली खीर खाते 2 कटोरे खा लेंगे। तो हम जितना भी नेचर के नजदीक रहेंगे, और महिलाओं से संबंधित भी ऐसे ही नहीं कहा गया डॉक्टर साहब के सामने मेरा कोई भी उद्बोधन बहुत हल्का होगा। डॉक्टर साहब बहुत सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन एक सिर्फ शब्द मैं कहूंगा कि जब मातृत्व होता था, जब डिलीवरी होती थी, तो ये कहते थे मां ऐसी शब्द नहीं है, देवताओं से भी मां की व्याख्या नहीं की गई, कि मां का दूसरा जन्म होता था। और गांव की भाषा में ये कहते थे कि अपना खून पिला के मां संतान को जन्म देती है। तो उस ऋण को तो कोई उतार ही नहीं सकता, मां के ऋण। इसी वजह से आज तो गर्मियों में पाथ वगैरह चलता था जी, बहुत सारी चीजें जो हैं कि भाई कहीं भी ठंड ना लगे। हमें खूब याद है दशमूला रिस्ट, अशोका रिस्ट, ये सब चीजें चलती थी। आज कौन जानता है? हाँ, कुछ अभी भी आयुर्वेद के कुछ प्रिपरेशन चल रही हैं। तो इस चीज को, और कुल मिला के हमें इस मौसम में अपने पेट को बहुत चाक चौबंद रखना चाहिए। अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक है तो सारे, अब आगे आने वाले 3 महीनों में सबसे ज्यादा, जिसको हम चौमासा बोलते हैं, वर्षा ऋतु बोलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा लीवर फैटी होंगे। लीवर जो है सबसे ज्यादा सुस्त होता है, और उसको एक सुस्त करने का काम और कर देते हैं हम, कि दिन में सोते हैं। महर्षि चरक ने साफ कहा है कि वृद्ध व्यक्ति को, बच्चे को और रोगी व्यक्ति को भी कोशिश करनी चाहिए कि दिन में लेट तो जाए, लेकिन सोना नहीं चाहिए। सुस्ती आ रही है लीवर पे और उसे आपने और सुला दिया तो और ज्यादा नुकसान। इस मौसम में हैजा बहुत होता है। अब जिसे हम आम भाषा में फूड पॉइजनिंग कह देते हैं, और सब कुछ प्रकृति ने हमें यही दिया है। मौसम की कैसी कैसी अद्भुत चीजें, बरसात आएगी जामुन खाइए, कहाँ शुगर आ जाएगी, कैसी आ जाएगी, पेट आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। जामुन का सिरका लीजिए। सर, इसी में पूछना चाहेंगे, यहाँ पर ना 80% लोग शुगर के पेशेंट हैं, तो मैम तो सिर्फ आयुर्वेद की वजह से ही आज इनका बहुत ज़्यादा सोच कर रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा शुगर है, बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे बड़ा शुगर का
आप दवाई देखिए, एक तो मैं उस चीज को बिल्कुल नहीं कहूंगा, और वो हम कहीं ना कहीं अपने रोगी के साथ अन्याय कर रहे हैं। और बात घूम आती है वहीं कि जैसे मेरे पास कोई रोगी है, बहुत सारे आते हैं, वो कहते हैं कि साहब मैं ये एलोपैथिक दवाई ले रहा हूँ। भैया इसको लेते रहो, समय समय पे अपनी शुगर की जांच कराते रहो। देखिए एक मशीन से शुगर की जांच आजकल हम लोग, उससे एक पता तो चल जाता है, लेकिन 2 महीने 3 महीने में 4 महीने में एक बार लैब पर टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और ज्ञानी हो गए हैं कि वो जो बता दें वो सब कुछ ठीक है। अपने डॉक्टर साहब ने अभी जैसे अपने संबोधन में कहा था कि समय समय पर अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें, और लाइफ स्टाइल जितनी हम ठीक रखेंगे, बाकी हमारे पास अब जैसे आजकल करेले आ रहे हैं, खूब करेले का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान ने यही सब कुछ हमें दे रखा है, हम क्या खाएं क्या ना खाएं ये हमारे ऊपर है। सर्दियां आएंगी, मेथी का भरपूर इस्तेमाल करें। हरी मेथी आप रोटी में, पराठे में भुजी बना के आप उसको लीजिएगा, बहुत शुगर के लिए उपयोगी है। बाकी एकांगी वीरसर है, बसंत मालती है, बहुत सारी इसमें औषधियां और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सब औषधियां फेल हैं। आप जो है केवल खुश जरूर रहिए, एक बार ठाका मार के पूरे दिन भर में हंस के ईश्वर का ध्यान करिए, और सब कुछ, क्योंकि शुगर जो है बिल्कुल साइलेंट किलर है आपका शरीर के लिए, तो इसका ध्यान रखिए। मैंने बहुत कुछ कह दिया, अपनी वाणी को विराम देता हूं। किसी का कोई प्रश्न है तो डॉक्टर साहब, सुबह सुबह में आजकल मैं शुगर की पेशेंट हूँ और मैं गांधी आश्रम का सिरका पीती हूँ, उससे मेरी शुगर बिल्कुल बैलेंस है, मेरी दवाई भी छूट गई है, वो ठीक है? खाली पेट सुबह लेना सिरका? देखिए खाली पेट तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको जो हमारा पित्त प्रकृति है उसको बढ़ाएगा। मगर मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं, इसका मतलब आपका शरीर नॉर्मल है, और मैंने दवाई भी छोड़ दी है शुगर की, इधर एक 1.5 महीना हो गया। एक और बहुत अच्छी चीज है, भगवान शंकर को हम बिल पत्र चढ़ाते हैं। अगर एक बिल पत्र हम रोजाना चबा लें तो शुगर के लिए बहुत ही रामबाण औषधि। और किसी का कोई प्रश्न नहीं? सर, मेरे बेटे को ना थायराइड है, हाइपरथायराइड है, क्या वो आयुर्वेदिक में उसका ट्रीटमेंट है या नहीं होता? ठीक है। देखिए आयुर्वेद में कई अच्छी कंपनियों की औषधियां थायराइड के लिए आ गई हैं, लेकिन आयुर्वेद में आप जब भी आए, एक तो इमीडिएटली आप सपोर्टिंग ड्रग उसको ना छोड़ें, चाहे थायरॉक्सिन है, चाहे थायोकेयर है, जो भी है उसको आप उसकी डोजेस कम करिए। बच्चे का लाइफ स्टाइल, 10 years का ही है वो। 10 लाइफ स्टाइल तो 3 साल के बच्चे को भी बिगड़ जाएगा जी। थायराइड की अच्छा, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा उसका वो जो है आहार विहार का ध्यान रखिए, थोड़ा लाइफ स्टाइल उसका ठीक होगा तो वो सभी को आएगा। और बाकी जिसको भी आप बात करें उसकी कम से कम, मैं इस बात को बहुत हर जगह कहता हूँ, आजकल देखिए सब चीज़ें कंप्यूटर पे और लैपटॉप पे सब सर्च हो जाता है, जहाँ भी आप इलाज करें उसकी योग्यता का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आयुर्वेद का सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो फलाना बैठा था, वो फलाना बैठा था, वो बहुत नुकसान। और एक हमारे, मैं इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड कर रहा हूं, आयुर्वेद का नुकसान आयुर्वेद का ग्रेजुएट सबसे ज्यादा कर रहा है। वो इस वजह से हम शॉर्टकट, हम लोगों को स्टेरॉइड पीस के दे रहे हैं। तो हम जो है उस बात को कि कम से कम जब एक विश्वास के साथ जो रोगी आया है, ऐसे पुराने बहुत सारे अच्छे चिकित्सक हैं उनके पास में, लेकिन कोई भी अगर उसकी मेडिसिन फिलहाल चल रही है उसको एकदम बंद ना करें। एक बार उसके बारे में रिपोर्ट्स के साथ में किसी भी अच्छे आयुर्वेद के परामर्श कर लीजिएगा। किसी भी अच्छे सर आपसे
मैं देखिए ये तो यहाँ नहीं कहूँगा, मैं यहाँ ये बात नहीं कहूँगा। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए नहीं, हमने इसीलिए यहाँ पर चुन चुन के बुलाया है। सर शुगर का शुगर वाले भी ले सकते हैं। आजकल एक हवा बना रखा है कि च्यवनप्राश नहीं लेना चाहिए, च्यवनप्राश और साहब अब जो है बिना शुगर का जो किसी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दीपिका, उनको जाना भी था तो थोड़ा सा हम आज सभी के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम हमने निकाला है कि हम वेलकम डॉक्टर दीपिका मैम, प्लीज आप और किसको फाइनल व्यवस्था के लिए। हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, सुरेंद्र भैया पीछे बात मत करिए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, टाइम कम है और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शांति से बात सुने, ठीक है। सबसे पहले मेरे सीनियर्स ने जितना भी बोला वो बहुत ही बढ़िया बोला और मेरे काफी सारे कंटेंट से रिलेटेड बोला, तो मुझे आपको अब समझाने में थोड़ी आसानी होगी। मेरा सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है स्ट्रेस, तनाव। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं डॉक्टर दीपिका, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। मैं आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करती हूँ, पेरेंटिंग के ऊपर काम करती हूँ। अब बात आती है कि पेरेंटिंग क्या चीज होती है, तो पेरेंटिंग जब एक बच्चा मदर वूम में है, माँ के गर्भ में है, हम तब से उसका भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। उसे कैसा बनना है, उसे क्या बनना है, वो आप निर्धारित कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये आता है कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो मोबाइल देख रही है, पेट पे रेस जा रही है, टीवी देख रही है, टीवी पे सीरियल आ रहे हैं, नागिन, सास ससुर बहू, व्हाटएवर, आई डोंट नो, मैं टीवी देखना ही छोड़ चुकी हूँ। हाँ राइट, तो उसका जो एक बैड प्रभाव है, मैम प्लीज, मैम ओके, तो क्या है उसका जो आप देख रहे हो वो बच्चे की साइकोलॉजी बन रही है। गर्भ में 3 महीने से लेकर 9 महीने तक पूरा बच्चा जब बन रहा होता है तो सबसे पहले उसका ब्रेन बन रहा होता है, और आप याद रखिए 70% ब्रेन बच्चा स्वभाव, बेसिक नेचर गर्भ से लेकर आता है, और बाकी 30% वो 5 साल का जब तक होता है तब तक सीखता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने पेरेंटिंग को ही उल्टा कर दिया है। अभी हमारा बच्चा छोटा है, बेटा बाहर गए थे, क्या बोला पापा ने, अच्छा साले बोला, गाली दी, अरे कैसे बोला था बताना। अब वो तुतला के आपके सामने अब्यूज कर रहा है और आप खुश हो रहे हैं। आप उसको कह रहे हैं अच्छा मम्मी को थप्पड़ मार के दिखाना जरा कैसे, कितनी पावर है। अभी क्या कर रहे हो आप, उसका आप नेचर, बेसिक नेचर डेवलप कर रहे हो। उसके बाद पेरेंट्स रोते हुए आते हैं, मैम हमारा बच्चा तो हम पे हाथ उठाता है, मैम हमारा बच्चा हमसे बैड बिहेव करता है, अब्यूज करता है। किसने बनाया, आपने बनाया, राइट। दूसरी प्रॉब्लम आती है मोबाइल एडिक्शन। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ और वहां साइलेंटली बैठ के ऑब्जर्व करना, छोटे छोटे बच्चों के वाले पेरेंट्स आते हैं, अरे मोबाइल दे दो यार, खाना खा लेगा, चलो यार छोड़ो 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 छोड़ो, मोबाइल दो मोबाइल दो मोबाइल दो। मोबाइल एडिक्शन दे कौन रहा है, हम दे रहे हैं, पेरेंट्स दे रहे हैं। अब दिक्कत कहां से शुरू होती है, अगर हमें समाज को बदलना है, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, समाज बदलो समाज बदलो, समाज के लिए कुछ अच्छा करो, नहीं कर सकते। आपको बदलना है तो आप अपनी नेक्स्ट पीढ़ी बदलिए। अगर आपको काम करना है तो आप पेरेंट्स पे काम करिए, बच्चों पे काम करिए, समाज अपने आप बदलेगा। थैंक यू। मैं एक समर कैंप ऑर्गेनाइज कर रही हूँ जो बिल्कुल फ्री है, जिसमें मैं बच्चों को अध्यात्म से जोड़ रही हूँ। आप सोचेंगे देखने में मैं मॉडर्न हूँ पर कट्टा ही आध्यात्मिक हूँ, क्योंकि मैं ध्यान से जुड़ी हुई हूँ और एवरी मॉर्निंग में ध्यान करती हूँ, और जिससे मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की एजुकेशनल बूस्ट में। बच्चा आपका पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, वॉट एवर, केवल एक टेक्निक है हमारे पास जिससे हम बच्चों की गोल सेटिंग भी करते हैं और हम उन्हें बहुत साउंड करते हैं, ठीक है। वो कॉन्सेंट्रेट होंगे तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। दूसरा, जैसे कि सर ने बताया हेल्दी ईटिंग, तो हम बताते हैं प्रिजर्वेटिव्स आप खिला रहे हो, ठीक है, आप प्रिजर्वेटिव पैकेट फूड खिला रहे हो, उससे आपके बच्चे के हार्मोन्स पे कितना चेंज, मतलब फर्क पड़ रहा है, उससे आपके बच्चे का हार्मोन्स कितना इम्बैलेंस हो रहा है, उसकी सोच कहाँ से अच्छी होगी जब उसके अंदर हैप्पी हार्मोन हो ही नहीं रहा है, उसके अंदर डोपामाइन बन ही नहीं रहा है, वो बैड
हार्मोन बन रहा है तो आप कैसे उसका एक अच्छा व्यवहार समझ सकते हैं। फोर्थ है इसमें कि हम इसमें मोबाइल डिटॉक्स करना कैसे होता है। बच्चा मोबाइल खुद से नहीं सीखता है, हम ही सिखा रहे हैं और उसके बाद हम हाथ खड़े कर देते हैं। जब हमारे पास टेक्निक्स नहीं है हम कहते हैं हमारा बच्चा बिगड़ गया, वो मोबाइल देखता है। नहीं, हमारे पास टेक्निक्स नहीं है उसको मोबाइल एडिक्शन खत्म करने की। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल हाथ से निकल चुके थे। आई हैव स्टोरीज जो आप चाहो तो पर्सनली मिलके हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने बच्चों की मोबाइल एडिक्शन खत्म करी है। एंड फोर्थ इज बिहेवियर इंप्रूवमेंट, माता पिता से कनेक्शन। आजकल बच्चे सुसाइडल नोट लिख देते हैं, उसमें लास्ट लाइन होती है सॉरी पापा मम्मी। क्यों बच्चे को उस मौके पे आके आपका फील हो रहा है कि आपने उसके साथ अच्छा किया बुरा किया? क्योंकि आपने ही उसके साथ बैरियर रखा। आज मैं आपको पेरेंटिंग के 3 स्टेप दूंगी जो है 777। पहले 7 साल नॉर्मल जीने दो, कोई अनुशासन एज सच नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्हें जीने दो, उन्हें सीखने दो। वो गिर रहे हैं, वो कूद रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं, तोड़ लेने दो। दूसरे 7 साल उनके साथ स्ट्रिक्ट हो जाओ। अब उनका टाइम है अनुशासन सिखाने का, दूसरा 7 साल। और तीसरा 7 साल से लेकर जिंदगी भर उनके दोस्त बन जाओ। अगर आपने ये 777 रूल को अपनी लाइफ में डाल लिया, आपका बच्चा आपसे सबसे पहले आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा। बच्चे मेरे पास आते हैं, मेरे थ्रू पेरेंट्स को पता चलता है कि उसकी लाइफ में इतना स्ट्रेस चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है, राइट? तो आई हैव समथिंग फॉर पेरेंट्स। इतना सब कुछ करने के लिए सबसे पहले आपको माइंडसेट से स्ट्रांग होना पड़ेगा। रेखा जी, आई हैव अ पेपर, टेस्ट पेपर, एक पेपर लाए, मैंने एक टेस्ट पेपर बनाया है। होता क्या है, अभी गूगल देवता सिर में दर्द हो रहा है, मन नहीं लग रहा, दिल घबरा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो गूगल देवता पे सर्च किया तो पता चला डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फोबिया है, फियर है, दिस एंड दैट। होता क्या है, क्या हमें उसके लक्षण हैं? अब क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। ओ माय गॉड, हम क्या पागल हैं? हमारा बच्चा क्या पागल है? क्योंकि हमें तो पागलों के डॉक्टर कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में, जैसे एक समय था गाड़ियां सबके पास नहीं होती थी, वो एक लग्जरी का सामान था। लग्जरी, जो लग्जरी लाइफ जीते थे उनके पास कार्स होती थी, पर आज हर घर में गाड़ी है और वो नेसेसिटी है। वैसे ही पहले साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक श्रेणी में आते थे, बट नाउ आज की हम नेसेसिटी है, राइट? तो मैंने एक टेस्ट पेपर क्रिएट किया है जिसमें मैंने विचारों से होने वाली समस्याएं, क्योंकि हमारा जो मानसिक बीमारी है वो सबसे पहले थॉट प्रोसेस से स्टार्ट होता है, विचारों से स्टार्ट होता है। तो विचारों से स्टार्ट होने वाली जितनी भी गंभीर समस्याएं हैं जो फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में आप जंप कर चुके हो, ठीक है, उसका ये टेस्ट पेपर है। इसमें बहुत सारे, जैसे सपोज दैट पहला है डिप्रेशन, तो मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में बनाया, जिसको में कन्वीनियंट हो आप कर सकते हैं। तो डिप्रेशन के सिंपल व्हाट से क्या है मतलब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उदाहरण जैसे लगातार उदासी का अनुभव करना। तो ऐसे सिंपल उदाहरण दिए हुए हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको इसको पढ़ना है, आपको इसमें टिक लगाना है इफ यू फील। अगर आपको ये महसूस हो रहा है, आप इसे ले जाएं अपने आराम से 15-20 मिनट्स का टाइम जब भी हो आपके पास, आप इसे भरें। और फिर अगर मेरे से कांटेक्ट करना है तो मैम ने एक चीज नहीं बताई, मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट देखती हूँ मंगलवार को। तो अगर आप ये लेके जाएंगे तो आप एवरी मंगलवार को, हम सभी मतलब ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, तो आप मंगलवार को आके हमसे इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। अभी आप जाने से पहले आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है जिसको मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी। दिस प्रोग्राम, अभी टाइम है ना 10 मिनट का। ये प्रोग्राम मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे अंदर एक सवाल जन्मा, और वो सवाल था व्हाई विद मी। हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं, हमारे साथ बहुत सारी ऊंच नीच होती हैं। सबसे पहले समझ लो लाइफ इज अ
ऐसी रोड जिसमें देयर आर सो मैनी स्पीड ब्रेकर्स, कभी अप जाएगी, कभी डाउन जाएगी, कभी अप जाएगी, लेकिन मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, ठीक है, मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। तो दैट्स वाई रीजन मेरे मन में एक सवाल आया, व्हाई विद मी, ठीक है। इस व्हाई विद मी ने एक बहुत बड़ा बहुत कुछ किया। तो when I was not able to do anything and I am so much confused to learn, मतलब मैंने बहुत सारी टेक्निक्स कर ली, बहुत सारा कुछ कर लिया, बट स्टिल मैं अपने पेशेंट्स को, वो अंकल ने बोला ना कि बच्चे वाला फील, तो मैं बच्चे वाला तो नहीं, बट मैं दोस्ती वाला रिलेशनशिप निभाती हूँ अपने हर पेशेंट के साथ, जिससे उनको ये ना लगे कि हम आए हैं तो हम ओ माय गॉड मैम के पास आए हैं, मैम के सींग होंगे, मैम सींग मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है वो सबसे पहले मेरा दोस्त बन जाता है, जिसका एग्जाम्पल अंकल है, अंकल बताएंगे अभी। तो हमने बहुत सारे केसेस ऐसे सॉल्व किए हैं जो समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसी के चलते मैंने कुछ ऐसा कंटेंट तैयार किया जो कि एक साधारण 7 स्टेप का है, ठीक है। टुडे आई वांट टू मेक यू अवेयर ऑफ दिस ट्रुथ कि यू कैन गेट एवरीवेयर एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ से अपने बच्चों को, अब यहाँ पे सबका आता है, सबके अपने अपने आंखों में कोई सपने होते हैं, अगर आपके सपने हैं, आपके बच्चे के सपने हैं, वो अचीव नहीं कर पा रहा है, तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ सबको कि अगर आपके कोई सपने हैं तो मैं उसे अचीव कराऊंगी। थैंक यू सो मच। बिलीव मी 100% हमारा जो गोल है वो अचीव होता है, बस हमारे पास वो 7 स्टेप्स होने चाहिए, जिसमें कि 7 स्टेप्स है। उसका सबसे पहला रूल है, मैजिक ओनली हैपन विद एक्शन टेकर्स एंड हु डोज बिलीव इन मैजिक। अब आप कहेंगे कि मैम ये कैसे होगा? अगर आपके अंदर बिलीव नहीं है, अगर आपके अंदर एक्शन लेने की ताकत नहीं है, तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, राइट। हम इस कोर्स में क्या सिखाते हैं? सबसे पहले आस्किंग। हमें आस्किंग ही नहीं आता, मतलब हमें मांगना ही नहीं आता, हमें बोलना ही नहीं आता। अब आप कहेंगे मैम हमसे लड़के देख लो, आप अभी आपको पछाड़ देंगे नहीं, ऐसा वाला नहीं। जहां पे बात आती है स्पिरिचुअलिटी की, जहां पे बात आती है डायरेक्ट कनेक्शन की, तो हमें आस्किंग ही नहीं आता। देने वाला केवल वो है, और अगर हम उससे आस्क नहीं करेंगे तो कनेक्शन कैसे बिल्डअप होगा? तो सबसे पहले हम उसमें आस्किंग सिखाते हैं, अफर्मेशन सिखाते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन सिखाते हैं, एंड वो आपके लाइफ में इंक्लूड करना सिखाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी मैं किसी सबको दो अपने बारे में 5 लाइन लिखो, गारंटी दे रही हूं नेगेटिव ही लिखोगे मोस्ट ऑफ। अच्छा ठीक है मैम, अगर आपसे मैं पूछूं क्या आप अपनी फैमिली से खुश हैं? यस। क्या आप अपनी हेल्थ से खुश हैं? क्या आप अपने फाइनेंस से खुश हैं? क्या? अच्छा देखिए, अगर यहाँ पे 20 लोग बैठे हैं तो 2 लोग सेटिस्फाइड हैं, राइट। हम कॉमन सर्वे की बात करते हैं, हम पर्टिकुलर्स की बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप तह में जाएंगे ना, तो मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं खुद अभी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ मेरे हो सकता है कि आपको बहुत आगे जाना है, अभी आप इसलिए satisfied नहीं मैम, मुझे 200% सक्सेसफुल होना है। 100% सक्सेसफुल वो लोग होते हैं जो अपना परिवार, अपना समाज, अपना दुनिया, अपना पैसा, अपना एंड आई वांट टू बिकम 200% सक्सेस, कि जितनी मैं सक्सेसफुल हूँ उतनी अगर मेरा एक ग्रुप है तो वो भी सक्सेसफुल हो। आस्किंग के बाद हम लोगों को ये बताते हैं फीलिंग्स के बारे में। हमारा सारा जो काम है वो वाइब्रेशन का है, फ्रीक्वेंसी का। ईसीजी होते देखा है किसी ने? क्या आप उसे झुटला सकते हो? नहीं, एक्सेप्टेड है बाय साइंस। ऐसे ही ह्यूमन के अंदर भी एक वाइब्रेशन होती है, और वो वाइब्रेशन अगर पॉजिटिव है तो लाइफ में ना आप जहां जाओगे सक्सेस आपके कदमों में होगी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मूड चेक। जैसे कि आपने बोला सर ने डायबिटीज, यस। मैं कोविड में बहुत एक्टिव थी, मुझे 3 बार कोविड हुआ, और लास्ट टाइम तो इतना हुआ कि 3-4 सिलेंडर भी पी लिए मैंने कॉफी करके। उस समय स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा देने के कारण मुझे डायबिटीज हुई, और मेरा डायबिटीज लेवल 650 रहता था ऑन रिकॉर्ड।
नाउ अभी मेरा कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं अभी दवाई मत खाना, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि डायबिटीज, बिल्कुल सही कहा, डायबिटीज इमोशंस के साथ आपका बूस्ट होता है। अगर आप हैप्पी हो, अगर आप मेडिटेट करते हो, अगर आप अच्छा फील करते हो, तो आपका डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, और हम ये सिखाते भी हैं, ठीक है। और ध्यान का मतलब बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि आंख बंद कर ली, ओम उच्चारण कर रहे हैं, मन में विचार आ रहे हैं, विचार कभी नहीं रुकते हैं, पर उसके साथ टैकल कैसे करना है वो हम सिखाते हैं, राइट। सारा खेल इस वाइब्रेशन का है, सारा इस पूरे वर्ल्ड का खेल इस वाइब्रेशन में है। इस कोर्स में हम लोगों को ये समझाते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप लोगों ने बचपन से स्पिरिचुअल स्टोरी सुनी होंगी। कृष्ण जी ने एक एक्टिविटी करी थी, अपना मुंह खोल के ब्रह्मांड अपने अंदर दिखा दिया था। हम ईश्वर की बातों को ही डिकोड नहीं कर पाते हैं, डिकोड मतलब उसको कुछ ही समझ लेते हैं, ठीक है। उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी थी, जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। कैसे है? हमारे शरीर में, हमारा जो ये यूनिवर्स है, आप इससे कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। हमारा ये शरीर है, इसमें 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्र होते हैं, जिनके पर्टिकुलर कुछ कलर्स होते हैं, राइट, ठीक है। अगर हमारे चक्रास ब्लॉक है तो आप पॉजिटिव हो ही नहीं सकते हो। एम आई राइट सर? शायद मैं मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली बात तो अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे बच्चों को समझाना होता है। अब ये वाइब्रेशन कैसे काम करती है? हमारे 7 चक्रास है, उनके 7 कलर्स है, और यूनिवर्स आपको बार बार दिखाता है थ्रू रेनबो। जो हमारे बॉडी के 7 चक्र है, उन्हीं का रेनबो कलर दिखाता है। वही 7 चक्र यूनिवर्स में भी, वही 7 कलर्स यूनिवर्स में भी है। अब फर्क ये पड़ता है आप अबंडेंस कर रहे हो या नेगेटिविटी मांग रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को बिलीव सिस्टम सिखाते हैं। बिलीव बिलीव बिलीव। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं हम मैम बहुत, मैं कहती हूँ स्पिरिचुअल होना इंपॉर्टेंट है। अब वो लेडीज स्पेशली, वो तो बिल्कुल पीछे पड़ जाती है, मैम हम तो 4 घंटा पूजा करते हैं, मैं तो सुबह 4 बजे से, मैम हम 4 बजे से दिया बत्ती सब करके बैठ जाते हैं। मेरा सवाल होता है कितने खुश हो जिंदगी में, कितने सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ में, राइट। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दिया बत्ती करो, ना ही। अच्छा पता है, बहुत पहले जब मैं रिलेट करती हूँ, मेरे गांव वाला घर था, मंदिर ही नहीं था। आई एम अ ब्राह्मण गर्ल, मंदिर ही नहीं था, सच मंदिर नहीं था मेरे घर। तुलसी जी एंड जल चढ़ाते थे। आज हमने घरों घरों में मंदिर बना लिया है। किताब पढ़ते हैं हम, हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे हर लोग। क्या कभी उसका डीप मीनिंग जाना है? उसका सबसे बड़ा डीप मीनिंग है कि आप जिस भी स्पिरिचुअल, आप जिस भी रिलीजन से हो, मैं किसी हिंदुत्व की बात नहीं कर रही, मैं मुस्लिम्स की बात, जिस भी रिलीजन से हो, आप जिस भी देव को मान रहे हो, क्या आप उसके करेक्टर में हो? क्या आप उनकी मतलब पर्सनालिटी को अडॉप्ट करते हो? आप हनुमान जी की, मैं देखती हूँ लड़के बड़ा तिलक विलक लगा के और सुट्टा मार रहे हैं, अरे हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, उल्टा असर आएगा, ट्रस्ट में उल्टा असर होगा। इससे बेटर है मत करो। तो क्या होता है? बिलीव। हमें अपने ईश्वर पे बिलीव तब होगा जब हम उसका करेक्टर समझेंगे, ठीक है। बिलीफ सिस्टम के लिए एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी है, उसके बाद आगे चलेंगे कि चाबी बंधा होता है लोहे की चेन में। क्या आपने कभी बिलीफ ये सोचा है कि उस हाथी के बच्चे के लिए या उस हाथी के लिए ये चेन तोड़ना 1 सेकंड का काम है, लेकिन जैसे ही उस हाथी के पैर में चेन बंधेगी वो अपने आप को असहाय समझ के बैठ जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ बचपन से उसके सबकॉन्शियस में डाल दिया गया है कि तुम इस चेन को नहीं तोड़ सकते हो। जब वो एक छोटा बच्चा होता है और वो कमजोर होता है, उसके पैर में चेन बांधते हैं और अपनी माँ के पास भागने की कोशिश करता है तो उसके पैर में घाव होता है। ऐसे करते करते उसके चारों पैरों में घाव हो जाता है और वो अब हार चुका होता है कि अब मैं इस चेन को नहीं तोड़ पाऊंगा, और एक बड़ा 1000 किलो का हाथी उस चेन से बंध के अपने आप को गिव अप कर देता है। ऐसी ही एनर्जी, ऐसी ही पावर्स हम सबके अंदर है, लेकिन क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम को शार्प नहीं किया गया, हमें बताया ही नहीं गया कि हम क्या कर सकते हैं, दैट्स व्हाई रीजन हम
ऐसे बैठे होते हैं, उदास होते हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, दिस दैट, ये सब नेगेटिव बिलीव्स। तो सबसे पहले हम बच्चों की और आप लोगों की जो भी मेरे पास आते हैं, मैं उनका बिलीफ सिस्टम को शार्प करती हूँ, राइट। ऐसे ही करके मैं उनको एक्शन लेना बताती हूँ। और मेरी ये रिसर्च है जिसमें मेरी एक किताब पहले भी आई है और बहुत सक्सेस रेट रहे हैं। हम लोगों को ग्रैटिट्यूड से जोड़ते हैं, कृतज्ञता, क्या अंकल? कृतज्ञता, हाँ राइट, कृतज्ञता से जोड़ते हैं और थैंक यू पार्ट से जोड़ते हैं, जिसके कारण से आपकी लाइफ में विद इन 21 डेज मिरेकल होने 100% है। मैं आप लोग को प्रॉमिस कर रही हूं कि अगर आप 21 डेज की क्लास लेते हैं, आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, मेरी लाइफ कैसे ऐसे हो सकती है। इट्स माई प्रॉमिस। तो ये था मेरे साइड से। अब मैं अगर कुछ गलत बोला हो तो रियली वेरी सॉरी, और आई होप सो आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो पूछेंगे। एंड रेखा जी प्लीज टेस्ट पेपर दे दीजिए, ये आप लोग भर लीजिएगा। अब आप कोर्स के बारे में बता रहे थे कि कोर्स शुरू करने जा रहे हो बच्चों के लिए। ये समर कैंप है और इसमें जो एज गैप ग्रुप है वो 6 to 7 इयर्स है। एंड इसके बाद में ताकि जो प्रतिक्रिया है जो हर हम लोग करते हैं, पहले तो ये है कि आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा मैम हमारी प्रबुद्ध महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं, मैं महामंत्री हूँ, अंजलि जी कोषाध्यक्ष है। इसका एक हम लोग हर बार परिचय कराते हैं, जो लोग सभी लोग आते हैं अपना अपना परिचय देते हैं, जिससे कि हमारा परिचय आपको मिल जाए और आपका परिचय हम लोगों को मिल जाए और एक दूसरे के साथ में हम जुड़े रहें। कोशिश करेंगे। ये संस्था हमारी ऐसी है कि पहले एक कहते हैं ना कि एक बीज बोया था, तो अब धीरे धीरे वो पनप रहा है, पेड़ का रूप ले रहा है, फल भी लगेंगे जल्दी ही। तो आप लोगों के साथ ही और सहयोग से होगा। कोशिश कीजिएगा कि आपको जैसे जैसे हम लोग जुड़ेंगे हमारे बारे में आपको पता चलेगा। और बुद्धिजीवी लोग तो आपने देख ही लिए हैं, तो आप भी बुद्धिजीवी ही हैं और आपके विचार हम लोगों से मिलेंगे। तो इसी के साथ में आप लोग अपना अपना परिचय दीजिएगा। सुषमा मैम से जी जी हाँ आप लोग जी। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं सुषमा त्यागी, वाइफ ऑफ राजकुमार त्यागी, वो भी आप और मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से। और अब अपने भाई साहब की वजह से, भैया की वजह से प्रबुद्ध संस्था से जुड़ गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है इससे जुड़ के कि सब लोगों से मिलना होता है। और इन्हीं की वजह से हम आज यहाँ पर बैठे हैं। पहले तो इनका ही धन्यवाद कि हमें इतना अच्छा मंच उन्होंने प्रदान किया, जहाँ पर हम सब लोग यहाँ एक साथ बैठते हैं और ऐसे ही बैठते हैं जैसे कि हम परिवार में, कहीं कोई फॉर्मेलिटी नहीं। अपनापन जो हमें भैया के सहयोग से मिलता है वो इस संस्था का आधार है। कोई भी जो आप लोग यहाँ आए हैं, आप भी अपने अनुभव बताइएगा कि इतनी देर यहाँ बैठने के बाद आपको कैसा लगता है। चाहे आप डॉक्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाहे किसी से भी कोई भी बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कैसे पानी पूछ लीजिए। हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी ये महिला प्रकोष्ठ तो बीज रूप में अभी बोया गया है, हम कोशिश कर रहे हैं इसे आगे बढ़ाने की। और आप सब लोग ऐसे ही जुड़े रहें और इसे आगे चलाते रहें, तभी ये चल पाएगा। और इसमें बहुत जल्दी बहुत सुंदर मीठे मीठे फल बने, क्योंकि आपको सारी चीजें मिल गई। कैटरिना राजेश मैडम को जानते हुए बहुत पहले से मैंने सोचा है, मेरे तो पोते पोती भी यहीं पर हुए। और जब मैं आई थी तब भी भैया ने कहा था, ये यहाँ पर वो सेशन भी कराते थे कि जब माँ गर्भवती है उस समय उन्हें वो आध्यात्म वाली बात, जो कि बच्चे को भैया ने बताया कि अभिमन्यु ने कहाँ से चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था, माँ के गर्भ से। तो उस समय बच्चों को अगर उस समय उनकी साइकोलॉजी अच्छी रहती तो वही पीछे आते पढ़ते हैं। तो भैया ने कहा था कि तुम बहू को यहाँ लाना और वो भी सेशन यहाँ है, लेकिन मैं उस समय नहीं ला पाई, सॉरी। लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि वास्तव में वो बहुत जरूरी है। तो ये एक ऐसा मंच है जिसमें कि आपको हर चीज़ मिलेगी। और साइकोलॉजिस्ट मैडम है और आयुर्वेद से तो हमें सबको जुड़ने की जरूरत है। मैं खुद आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ और मैं भी आयुर्वेद का ही इलाज करा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर वो तो जो एलोपैथी में गए तो उन्होंने कहा चेंज करा लो, एक ही इलाज है। और मैं भी अपने घुटने की बदलना चाहती, तो भैया ने कहा कि धाम भी बताया। धाम मेरा फुलबाग में है और उस धाम तक जाने लायक मेरे अपने ही घुटने बने रहे। मैं आयुर्वेद से जुड़ी हूँ और आयुर्वेद हूँ। तो यही मेरा छोटा सा परिचय है। और आप सब लोग आए यहाँ पर,
आप सबका हृदय से पूरे मंच का इतना ज्ञानपूर्ण बातें प्रदान करने के लिए और आप लोगों की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत दीपिका मैम, आप ऐसे ही मंच से शुरू होगा सारा। मेरा नाम डॉक्टर दीपिका है और मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ वेदांत हेल्थ केयर सेंटर में। और अभी जो भी मैंने आपको बताया उससे अलग भी मेरी काफ़ी सारी फील्ड है। फैमिली काउंसलिंग है, चाइल्ड काउंसलिंग है, पेरेंटिंग है, और सबसे पहली बात है अपने ऊपर खुद से सेल्फ अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं। तो मैं बहुत लकी समझूंगी कि आप लोग अगर कभी मेरे पास आए और मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। और सीरियसली सर को, मैम को, सबको सुन के बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुद भी लगती है कि नहीं अभी ये सीखना है, अभी ये रह रहा है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला लखनपाल। मैं गायनेकोलॉजिस्ट की हैसियत से प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 45 साल से। पहले हापुड़ रोड पे मेरा लखनपाल नर्सिंग होम था, अब मैं यहीं पे अपना आउटडोर करती हूँ। मेनली आउटडोर ही करती हूँ, इंडोर बिल्कुल बस जो कोई बिल्कुल प्लान्ड वर्क होता है वो करती हूँ। मेरा निवास मुरारीपुरम में है, राधा गोविंद मंडल के पीछे, स्टेट बैंक कॉलोनी गढ़ के पीछे। थैंक यू। वैद्य ब्रजभूषण शर्मा। मेरा चिकित्सालय औषधालय गांधी आश्रम की बिल्डिंग गढ़ रोड पर है और निवास 28 मुरारी। विनोद भारतीय, मैं सम्राट मिल्स में रहता हूँ और ये संस्था आप ही की। मैं अंगारा शर्मा, एक कथक नृत्यांगना हूँ और मेरी एक फूलबाग कॉलोनी में डांस अकेडमी है श्रीजी नृत्य वाटिका के नाम से, जहाँ पर हम कथक और क्लासिकल डांस, वेस्टर्न डांस सभी तरह का फॉर्म सिखाते हैं। कोशिश करते हैं कि समाज को हम भी कुछ दे सकें। बस यही छोटा सा परिचय है। मेरा नाम अंजलि अग्रवाल है, प्रबुद्ध संस्था से काफी पहले से जुड़ी हुई हूँ। मेरा निवास स्थान नेहरू नगर है। और एक और छोटी सी बात कहना चाहूँगी, आज बहुत अच्छा ज्ञान मिला, लेकिन इसकी सार्थकता तभी होगी जब इसमें से कुछ ना हम सब इम्प्लीमेंट कर लें अपने लाइफ में। ये नहीं कि सुन के चले जाएं, भूल जाएं, इम्प्लीमेंट शुरू करेंगे तभी शायद हम आगे तक इसको पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार सबको, मैं प्रोफेसर सुमनलता शर्मा आरजी कॉलेज से रिटायर्ड हूँ और अच्छा आरजी कॉलेज से रिटायर्ड हूँ। काम अभी भी मैं कर रही हूँ। 6 बच्चे मेरे अंडर में पीएचडी कर रहे हैं और जैसा मैम ने बोला है, गॉड में मैं पूरा बिलीव करती हूँ। अपने आप को पूरा गॉड को सौंप कर ही काम करती हूँ। बहुत बढ़िया। मैं डॉक्टर भावना शर्मा एक शिक्षिका हूँ पिछले 32 सालों से और 1090 की काउंसलर भी हूँ। मैं एमआई एक काउंसलर भी रही हूँ कोरोना काल में, क्योंकि उस समय बहुत लोग तनाव में थे, बहुत अवसाद में थे। उस समय से मैं लगभग 4 साल से काउंसलर भी रही हूँ। लेकिन एक विशेषता मैं अपनी ये बताऊंगी कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाती हूँ, मैं एक नेक इंसान हूँ। ये कॉन्फिडेंस का बहुत जी, मैं कमलेश रानी पवार, मैं जो फूलबाग कॉलोनी में रहती हूँ और मैं एक योगा टीचर हूँ। 15 साल से मैं फ्री जो है क्लास देती हूँ सूरज कुंड पार्क में, सुबह भी और शाम भी। कोई भी आ सकता है, उसमें कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री सेवा करती हूँ। धन्यवाद। मैं अनीता गोस्वामी बेटिया फाउंडेशन की उपाध्यक्ष भी हूँ और प्रबुद्ध संस्था की कार्यरत भी हूँ। मेरा नाम तो सुनीति गोयल है और हाँ जी, सुनीति गोयल है मेरा नाम और कल्याण नगर से रहती हूँ और योगा में जाती हूँ और फिजिकली हाउसवाइफ हूँ और महिला ये प्रबुद्ध सेवा संस्थान से जुड़ी हूँ। नाम बताओ। मैं सुषमा भाटिया, नेहरू नगर 1 नंबर गली में रहती हूँ और संस्था से जुड़ी हूँ। मैं वानी शर्मा प्रभात नगर से आई हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने इनवाइट किया मुझे।
पहले मैं टीचिंग करती थी स्कूल में, पर आफ्टर एक्सीडेंट मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ फिजिकली, तो मैं नहीं, अब घर पे मैं ट्यूशंस देती हूँ। फीस के बच्चे भी हैं, बट मैं 29 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन देती हूँ और उनकी हेल्प भी करती हूँ। थैंक यू। सर्वप्रथम सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और मेरा नाम मंजू शर्मा है और मैं शास्त्री नगर में रहती हूँ। बस यही मेरा परिचय है। अच्छा, अरे वैसे मैं सेल्फ राजकुमार त्यागी, एसपी सदस्य रिटायर्ड प्रिंसिपल, और जो मेरा शौक है वो राइटिंग बुक्स है। फ्लाइट जनरल इंग्लिश के नाम से बुक है, जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जिससे लाभान्वित हो रहे हैं, और स्टेट के कई डिस्ट्रिक्ट में वह बुक बहुत अच्छी चल रही है और हज़ारों लाखों छात्र उस बुक को पढ़कर लाभान्वित हो रहे हैं। आज मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने सभी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही मीनिंगफुल और जीवन को सार्थक करने वाली और लाइफ को हेल्दियर और हैप्पियर बनाने वाले जो बातें बताई, वास्तव में वो काबिल तारीफ़ हैं। आई अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मैं सीमा राठौर, मैं द गोल्डन चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ आकर हमको बहुत अच्छा लगा और नई नई जानकारियाँ मिली हैं और आप सभी के साथ में बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हम सबका और बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन आप लोग बहुत दूर हैं हमसे, हम आपकी सेवाएं पता नहीं कैसे ले पाएंगे। हम कंकर खेड़ा से हैं तो आने में तो इतनी जल्दी आना पॉसिबल नहीं होगा, बट ये है कि बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर। जी एवरीथिंग, मतलब सभी चीज़ों के लिए है, एनिमल से रिलेटेड है और बच्चे हैं लो लाइन से, तो हम लोग सब एक ही संस्था से हैं सर, है ना, द गोल्डन चैरिटेबल ट्रस्ट। अभी मैम बताएंगी, है ना जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। और जो अभी सीमा ने बताया आप सबने सुना ही होगा, द गोल्डन बर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, ये हमारे ट्रस्ट का नाम है और कम से कम 4 साल इसको हो गए हैं। कोरोना काल में ही हमने बनाया था। वैसे मैं पेशे से टीचर हूँ और हम 2-3 लोग तो टीचर ही हैं, बाकी समाज सेवा के नाम पर ही हमने ट्रस्ट बनाया। जैसे आज आप लोगों से मिले और हमें पता चला कि बहुत लोग बहुत काम कर रहे हैं। हमारी तो अभी शुरुआत है, लेकिन उसके बाद भी हमारा महिलाओं के लिए कुछ मेन उद्देश्य है। दूसरा, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा है उसी हिसाब से हम ये सोचते हैं कि जो बच्चे निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं, निःशुल्क तो हम दे ही रहे हैं वैसे स्कूल में, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते, तो हमारा कार्यक्रम उनको लेके भी है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनकी पूरी पढ़ाई कराते हैं, जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक हमें उन्हें पहुँचाने का उद्देश्य भी है। इसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट वैसे कई सारे हैं, जैसे पर्यावरण, हम हर साल कम से कम 101 या 151 पौधे लेके चलते हैं और उन्हें जीवित रखना हमारा उद्देश्य है। जगह जगह हमने लगवाए भी हैं। वैसे मैं श्रद्धापुरी रहती हूँ और वहीं हमारा ऑफिस है जी। और इसके अलावा भी हमारे, जैसे आजकल हमारे काम चल रहा है बुजुर्गों को लेकर, तो आपने देखा होगा जगह जगह यहाँ भी मेरठ में कई सारे ओल्ड एज होम हैं, कुछ पेड़ हैं और कुछ सरकारी भी है एक संस्था, लेकिन वहाँ लोग परेशान बहुत हैं। मुझे नहीं पता आप लोग वहाँ तक पहुँचे या नहीं, लेकिन उनके पास बैठने कोई नहीं जाता, बांटने बहुत लोग जाते हैं सामान, कि सामान लिया चले गए। दान बहुत है, पैसे का भी है, कपड़े का भी है, खाने का भी है, सब तरह का है, लेकिन समय देना, तो ये हमारा एक उद्देश्य है कि हम वहाँ जाएं, 2-3 घंटे बिताएं, उनकी आप बीती सुने और वाकई हम वहाँ जाके इमोशनल हो जाते हैं। और मेरी आपसे भी गुजारिश है, जैसे अभी दीपिका मैम को सुना, तो आपको तो विशेष तौर से वहाँ पर जाना चाहिए। बिल्कुल, आज पता चला और आज परिचय हुआ, तो अब के बाद हम कोशिश करेंगे कि एक विजिट आपकी वहाँ जरूर हो। ओल्ड एज होम ये है जी, एक तो गवर्नमेंट का है, मोदीपुरम था वो पहले, पल्लवपुरम, इसमें मोदीपुरम शोभित यूनिवर्सिटी के पास,
और वैसे हमने तो कई सारे जिलों के देख रखे हैं, हापुड़ है, गाजियाबाद है, दुहाई में है, खतौली है, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का, तो 4-5 ओल्ड एज होम देखते हैं। बुजुर्गों के लिए एजिंग प्रॉब्लम होती है, हाँ। उसके ऊपर मैंने काम किया हुआ है। अच्छा। मैंने दिल्ली में किया है क्योंकि मैं अपोलो में रिसेप्शन थी। अच्छा तो मैं वहाँ पे एजिंग के लिए मैंने काम किया है। हाँ। तो मुझे ये अच्छा लगेगा कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले। बिल्कुल। और एक पल्लवपुरम में है, क्या नाम है उनका, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो भी। हम अभी अभी उनसे जुड़े हैं, तो मैं कोशिश करूँगी आप भी थोड़ा सा। और आज इस प्रबुद्ध सेवा संस्थान में आने के बाद आप जैसे प्रबुद्ध लोगों से मिलके वाकई बहुत अच्छा लगा, और हमें पता लगा कि लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। और अनुराधा मैडम को धन्यवाद कि इन्होंने हमें यहाँ बुलाया। मुझे मैम मिली थी, परसों मैम से मेरा परिचय हुआ, मैंने मैम को यहाँ पे इनवाइट किया, और मैम का धन्यवाद कि आप सब लोग आए। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओल्ड एज होम्स में बहुत लोग जाते ही हैं। जी। मैं भी एक ओल्ड एज होम से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। 25 साल से, तो उसको अकेला तो रहते ही हैं, और अच्छे घरों में भी होते हैं। जी, बहुत अच्छे हैं। जहाँ मैं रहती हूँ वो तो घर फ्री है। अच्छा। कुछ तो सर्विस आप किससे जुड़ी हुई मैडम? आप किससे जुड़ी हुई? रजबन में है कोई? चलिए हम विजिट करते हैं एक दिन वहाँ के। वो एक्चुअली ये लालकुंडी में मंदिर है ना, शक्तिधाम मंदिर। अच्छा, लालपुर पे उसकी ट्रस्ट का चलता है। अच्छा। तो ये 23 साल से चल रहा है। अच्छा। टोटली फ्री है, जितने वहाँ के साधन जो होते हैं जुड़े हुए उस मंदिर से और आश्रम से, वो लोग काफी देते रहते हैं। लोग दान तो, हाँ, दान तो बहुत आता है, बहुत आता आ जाता है, तो अच्छा चल रहा है जी। और पैसा भी देते। आज की डेट में 11 लोग हैं, वैसे 24 लोग हैं। अच्छा, तो उसके बारे में हमें नहीं पता था। अब हम आपसे मिलेंगे तो बिल्कुल वहाँ भी जाएंगे। अरेंजमेंट बड़ा बताते हैं। अच्छा। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम ममता चौधरी है, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और श्रद्धापुरी में रहती हूँ, और मैं भी इस चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं सोच रही थी कि ना जाऊँ, लेकिन अगर नहीं आती तो शायद आप सब लोगों को मिस करती बहुत। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अर्चना चौधरी है और मैं आर्य कन्या इंटर कॉलेज बुढ़ाना में मैथ्स की टीचर हूँ फिलहाल। और शायद त्यागी सर मुझे नाम से जानते भी होंगे फेस हो सकता है आज पहली बार देखा होगा, हाँ, लेकिन जानते हैं सर मुझे। मेरे हस्बैंड एसडी सदर में ही साइंस के टीजीटी टीचर थे, इन्हीं के साथ में काम किया है और मैं जानती हूँ सर को, लेकिन सर आज बाय फेस मुझे फर्स्ट टाइम मिले थैंक यू। और मैं भी गोल्डन चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ। लीजिए, दे दो। आप लीजिए ना। मैं मधु सक्सेना, रिटायर्ड प्रिंसिपल DDIC। मैं रुड़की रोड पे रहती हूँ, गोल्डन एवेन्यू में। बहुत अच्छा लगा मुझे, और सभी डॉक्टर से वैसे मिलते हैं हम अपने उससे, लेकिन इस समय जो जानकारी मिली, मैं इससे पहले भी जब हुई थी तब भी आई थी और मुझे तब भी बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगी। और साइकोलॉजी तो मेरा सब्जेक्ट भी रहा है, और मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है जब भी कहीं कुछ पढ़ने को मिलता है, या जैसे आपने टेस्ट दिया, इस तरह के टेस्ट मैं ज़रूर अपने ऊपर करके देखती हूँ। मुझे मतलब बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बहुत जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम होगा मैं ज़रूर आऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। मैं श्रीमती रजनीश अनीता त्यागी, और मैं इस ट्रस्ट से जब से जन्म लिया है तब से जुड़ी हुई हूँ महिला प्रकोष्ठ से, और जो मुझसे सेवा बनती जाएगी वो मैं करती जाऊंगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम पहले भी मिल चुके हैं और यहाँ जब भी आते हैं तभी नया कुछ सीखने को और सुनने को मिलता है। मेरा नाम आकांक्षा शर्मा है, नेहरू नगर गर्ल रोड से। मनोज भैया, मनोज सर है ना, मनोज सर आपका नाम मनोज? हाँ सर, आप मेन आपका रह गया। मेरा नाम मनोज कुमार है जी, और मैं भी एक टीचर हूँ और
इस एनजीओ से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि हमारी एनजीओ में लगभग 600 सदस्य हैं। 600 सदस्य में से 599 महिलाएं हैं और एक जेंट्स है, एक में जेंट्स है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन बहुत, हमारी अनीता गोस्वामी मैम का जन्मदिन है, तो अनीता मैम खड़े हो जाइए जरा। सभी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you, may God bless you, happy birthday to you। ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य बनाए रखे। अच्छा, वो तो गिफ्ट भी मिल गया उनको। और ये सारे समोसे अनीता मैम ने अपनी तरफ से मंगाए हैं, तो प्लीज खाकर जाइएगा। लड्डू भी समोसे खाओ, लड्डू भी समोसे खाने आप सभी एक बार ग्रुप फोटोग्राफ करा लीजिएगा, एक ग्रुप फोटोग्राफ करा लीजिए सभी लोग। सेवा संस्थान की महिला प्रकोष्ठ शाखा का कार्यक्रम था, जिसके अंदर हमने स्वास्थ्य के ऊपर एक छोटी सी सेमिनार आयोजित की, जिसमें 4 डॉक्टर्स को हमने आज यहाँ पर इनवाइट किया। जो महिलाओं से संबंधित बीमारियां हैं उनके लिए डॉक्टर मंजुला लखनपाल जी ने बहुत विस्तृत जानकारी दी। दूसरी डेंटिस्ट थी, दंत चिकित्सक डॉक्टर वर्षा, उन्होंने दांतों के रोगों के बारे में और दांतों की देखभाल के बारे में सबको बताया। डॉक्टर ब्रजभूषण जी ने आयुर्वेद के विषय में सबको जानकारी दी कि अगर हम अपनी समस्याओं का स्थायी समाधान चाहते हैं तो हमें अपने आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए, जिससे हमारी सभी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। और चौथी डॉक्टर हैं हमारी डॉक्टर दीपिका, जिन्होंने आज साइकोलॉजिस्ट के रूप में यहाँ पर एक बहुत अच्छा भाषण दिया और सबको बताया कि छोटे बच्चे से लेकर और बड़ों तक जो हमारी परेशानियां हैं वो हमारे खुद की बनाई हुई होती हैं, और अगर हम उन्हें अच्छे से समझें तो हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। छोटे से लेकर बड़े तक बच्चे आज अवसाद में जा रहे हैं और उस अवसाद का कारण हम खुद ही हैं, हमारा लाइफ स्टाइल है। उसको अगर हम चेंज करेंगे तो हम हर परेशानी से बचे रहेंगे। एनजीओ कब बना, मतलब ये प्रबुद्ध सेवा संस्थान? प्रबुद्ध सेवा संस्थान तो बहुत पुराने समय से चल रहा है। मैं महिला प्रकोष्ठ के बारे में बता देती हूँ। तो ये महिला प्रकोष्ठ जो है ये हमारा 2020 से कार्य कर रहा है। प्रबुद्ध सेवा संस्थान तो बहुत पुराना है और इसके जो संस्थापक हैं विनोद भारती जी, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने इसको बनाया और वर्तमान में उसके अध्यक्ष जो हैं वो रजनीश प्रकाश जी हैं, जो कि रामसा इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं। ये मिलकर दोनों, हम तो इनकी कड़ी है एक बहुत छोटी सी, और यही हमें सबको आगे की तरफ ले जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, संस्था का उद्देश्य? हमारी संस्था का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक हर प्रकार की जानकारी पहुंचाना और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करना है। हमारे पास जैसे कि आज हमने डॉक्टर्स लिए, किसी भी फील्ड को हम ले सकते हैं। पर्यावरण के बारे में भी हमारी सेमिनार्स होती हैं। डॉक्टर्स के स्वास्थ्य के बारे में भी कोई अगर उसके बारे में जानकारी चाहता है, वकील से संबंधित क्या कहना चाहिए, लीगल एडवाइस अगर किसी को चाहिए तो हम वकीलों का सेशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं और समाज सुधार का कार्य भी करते हैं। गरीबों की सेवा के लिए भी हर वर्ष हम लोग जो है सर्दियों के अंदर गरीबों को वस्त्र वितरण करने का कार्य, जूते मोजे, उनकी जो भी चीज़ें हैं सब गरीबों को देने का पूरी संस्था हमारी इसमें कार्यरत रहती है और इसके लिए समय समय पर कार्य किए जाते रहे हैं। और महिला प्रकोष्ठ महिलाओं के सम्मान के लिए भी कार्यक्रम आयोजित करती है कि किसी विशेष क्षेत्र में जो विशेष कार्य किए हैं जिन महिलाओं ने, उन्हें हम सम्मानित भी करते हैं।